जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में केस स्टडी पढ़ने वाले हैं, जिनके द्वारा बनाए गए कपड़े कई सुपरस्टार्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी अदर स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, वो इनके कपड़े इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इनके द्वारा बनाए गए कपड़े आईपीएल, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स, कॉमनवेल्थ और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। पैरागॉन अपैरल प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, यही उस कंपनी का नाम है जिसके बारे में आज हम फुल केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। तो पैरागॉन अपैरल लिमिटेड के बारे में सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे। उसके बाद उनके फाउंडर के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे, और उसके बाद उनके द्वारा एक स्टार्ट की गई नई कंपनी, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो एक कंपनी की शुरुआत होती है 1999 से। कंपनी के फाउंडर का नाम है रोशन वैद, जो कि आसाम के तेजपुर से बिलोंग करते हैं। तो रोशन जी ने ये कंपनी 1999 में दिल्ली के एक तुगलकाबाद इलाके में स्टार्ट करी। उस टाइम पर उन्होंने ये कंपनी केवल 10 मशीन के साथ स्टार्ट किया था। आज उनकी कंपनी में 2000 मशीन्स, 4000 से भी अधिक, लगभग 5000 के आसपास एम्प्लॉय हैं। 4 उनके खुद के प्रोडक्शन मिल हैं। इनकी कैपेसिटी 4 मिलियन यूनिट पर ईयर है और इनका टर्नओवर अराउंड 65 यूएस मिलियन डॉलर पर ईयर का है। पैरागॉन अपैरल प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरर है और इनके द्वारा बनाए गए कपड़े और भी जो अदर इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो प्रीफर करते हैं। जैसे कि इनका ये बेसिकली B2B में स्टार्टिंग से ही इन्होंने B2B पे फोकस किया था। तो कई इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि एडिडास, रिबॉक, वे इनके कपड़े खरीदते हैं। एडिडास, रिबॉक जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स जिसको हम लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जिनकी क्वालिटी काफ़ी उच्च दर्जे की मानी जाती है, वैसे कंपनीज़ को ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। चलिए अब इनके इस कंपनी के फाउंडर रोशन वैद जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, कैसे उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की। तो रोशन वैद जो है वो आसाम के तेजपुर से बिलोंग करते हैं। 6th क्लास तक उन्होंने आसाम में ही पढ़ाई करी। उसके बाद वो राजस्थान शिफ्ट कर गए। राजस्थान में उन्होंने 12th तक पढ़ाई किया। उसके बाद वो दिल्ली चले आए। उनका मन था कि वो आईआईटी में आईआईटी कॉलेजेस में पढ़े, बट 2 अटेम्प्ट में उनका आईआईटी क्लियर नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर दिल्ली के डीयू के हंसराज कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे जब वो ग्रेजुएशन में ही थे तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो फैशन की ओर जाने लगा था। तो उन्होंने सोचा चलो इस एरिया में मैं एमबीए कर लेता हूँ। फिर उन्होंने दिल्ली के ही आईआईएफटी कॉलेज से एमबीए इन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ये कोर्स कंप्लीट किया। वहाँ से ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इनको बेंगलुरु में 7500 रुपये का एक इंटर्नशिप लगा। तो वहाँ से वो बेंगलुरु शिफ्ट कर गए। 7500 रुपये में कुछ दिनों तक इंटर्नशिप में काम किया। उसके बाद धीरे धीरे उनकी जॉब भी लग गई। अच्छा खासा वो जॉब कर रहे थे, बट कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से उनको फिर से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। उनके फादर का कहना था कि तुम बेंगलोर में नहीं रहोगे, तुम दिल्ली में ही जो करना है वो करो और दिल्ली में ही रहो। तो फिर उन्होंने काफ़ी विचार किया और सोचा कि चलो दिल्ली में ही अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर उन्होंने 10 मशीन के साथ तुगलकाबाद से अपना एक गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। उस वक्त भी वो B2B पे ही फोकस्ड थे और उन्होंने क्या किया कि मैन्युफैक्चर करके अदर जो भी सप्लायर्स थे या जो भी मैन्युफैक्चरर थे उनको अपना प्रोडक्ट बेचते थे। बहुत सारी मुश्किलों का इनको सामना करना पड़ा। अच्छा धंधा नहीं चल रहा था। काफ़ी टाइम पर उनको ऐसा लगा कि जॉब छोड़ कर के कहीं मैंने गलती ना कर दी हो। काफ़ी बार ऐसा विचार आया कि फिर से वापस जॉब में चला जाता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो लगे रहे उसी बिज़नेस में। फिर एक बार उनको उनके एक फ्रेंड जो हैं उस वक्त एक इंटरनेशनल ब्रांड में काफ़ी ऊँचे पद पर हुआ करते थे। तो उन्होंने इनको सुझाव दिया कि अगर तुम पॉलिस्टर से बने हुए स्पोर्ट्स वियर मैन्युफैक्चर करते हो तो मैं तुम्हारे सारे कपड़े खरीद लूँगा। अब परेशानी ये थी कि रोशन जी को स्पोर्ट्स वियर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो उनके फ्रेंड्स ने उनको सुझाव दिया कि ऐसा करो तुम ताइवान चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें ये रॉ मटेरियल भी और
टेक्नोलॉजी भी, दोनों आप तुमको मिल जाएगा। तो रोशन जी जो है वो ताइवान गए, कुछ दिनों तक वहाँ रहे, वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में समझे, वहाँ से रॉ मटेरियल के लिए सारा कुछ सेटअप किया। फिर वो वापस इंडिया आए और वहाँ से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उनका बिजनेस चलता गया और धीरे धीरे काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स जो भी थे उन्होंने उनको अप्रोच करना शुरू किया और उनके साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब आप और हम जैसे लोग जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के कपड़े खरीदते हैं, उनको पहनते हैं, तो आपको पता होगा कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है होते हैं वो कपड़े। तो बेसिकली क्या है कि वो कपड़े एक्चुअली जाते थे कहाँ से, ये आपका पैरागॉन अपैरल से, और उस पे लेबल लग जाता था एडिडास और रीबॉक का। तो धीरे धीरे करके 2010 तक इनका 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया। अब देखिए, पहला लेसन जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है ये इसी जगह का है कि 2010 में क्या ऐसा हुआ था। ये इस स्टोरी में आपको आगे जा कर के ये लेसन मिलेगा। तो 2010 में क्या है ना कि रोशन जी बीमार पड़ गए और उनको ऐसी बीमारी हुई कि उनको 1 साल के लिए अपने कामकाज से सबसे छुट्टी लेना पड़ गया और वो 1 साल तक घर पर ही बेड रेस्ट में रह गए। तो इस बीच में क्या हुआ कि उनका जो भी बनाया हुआ बिज़नेस था काफ़ी स्लो हो गया, बहुत परेशानियाँ हुई, ऑर्डर्स कम आने लगे, मैन्युफैक्चरिंग सही प्रकार से नहीं हो पा रहा था। और 1 साल के बाद 2010 के एंड में जब वो वापस कंपनी में गए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ अस्त-व्यस्त है। तब उस वक़्त उनको एक चीज़ समझ में आया कि उसके कंपनी में एक स्ट्रक्चर नहीं है जो कि उनके अब्सेंस में बिज़नेस चल सके। तो उन्होंने फिर फोकस करना स्टार्ट किया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सके, बनाऊं कि मेरी कंपनी मेरे बिना भी चले। तो सबसे ये बहुत बढ़िया लेसन है कि अगर आप बिज़नेस करते हो या करना चाहते हो तो इस पे ज़रूर फोकस करना चाहिए कि आप बिज़नेस में ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि आपके बिना भी चले। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी बुरी परिस्थिति आती है तो आपको अपने बिज़नेस में बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिर 2010 के बाद जैसे-तैसे उन्होंने काम स्टार्ट शुरू किया, फिर धीरे-धीरे अच्छा चलने लगा। 2010 से 2013-14 में फिर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक ज़मीन खरीदी, वहाँ पर अपना एक और नया प्लांट बनाया और काफ़ी अच्छा बिज़नेस चल रहा था। 2016 तक सब कुछ ठीक था। 2016 में रोशन जी के दिमाग में एक बात क्लिक किया कि जब इतनी जो भी इंडिया का मार्केट है ना, वो इंटरनेशनल ब्रांड्स डोमिनेट करते हैं। जितने भी यूज़र्स हैं वो प्रेफ़र करते हैं कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के कपड़े खरीदें। अभी परेशानी क्या है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं। अब रोशन जी को ये पता था कि वो कपड़े, उस क्वालिटी के कपड़े मैं बना रहा हूँ। एडिडास और रीबॉक जैसी कंपनियाँ मेरे से कपड़े खरीद के ले जा रही है, अपना टैग लगा करके वो बेच रहे हैं। तो क्यों ना मैं अपना खुद का इंडियन ब्रांड्स में कोई मार्केट में लेकर के आऊँ, जिसमें कि मैं इंटरनेशनल क्वालिटी के कपड़े प्रोवाइड करूँ, वो भी इंडियन रेट्स के हिसाब से। तो फिर यहाँ से शुरुआत होती है एक कंपनी की, जो उन्होंने लॉन्च किया 2017-18 में। एलसिस ब्रांड के नाम से उन्होंने एक कंपनी लॉन्च किया, जो कि उनका एक अपना रिटेल ब्रांड था। रिटेल को बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया और इंडियंस को एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, इंटरनेशनल क्वालिटी का हो, बट प्राइसेस उसको इंडियन रेंज के मिल जाए, ऐसी कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी 2017-18 में, एलसिस। तो अब हम एलसिस के बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल्स में जानेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। जब एलसिस ब्रांड की शुरुआत की थी इन्होंने 2016 में, तो कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया था। मतलब इनको पब्लिकली नहीं, बट इनको पर्सनली बोला था कि तुम एलसिस ब्रांड्स को बंद कर दो, अदरवाइज़ हम तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद करवा देंगे। मतलब कई, एक तरह से आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली इनको बहुत सारे धमकी मिले थे कि तुम ऐसा मत करो, एलसिस ब्रांड को मत लेकर के आओ, तुम जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो मुझे ही सप्लाई करो। बट क्या होता है ना कि ये आपका समझ लो कि लेसन नंबर 2 है इस वीडियो का, कि जब आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट में बहुत दम है, और आप कुछ अच्छे पर्पस के लिए, क्योंकि रोशन जी ने एक अच्छे पर्पस के लिए कि इंडियंस को मैं कैसे सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लो रेट पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, मतलब एक डिसेंट प्राइस पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, इस मकसद के साथ एलसिस को उतारा था। तो जब आपका मतलब
इंटेंट सही हो, जब आपके प्रोडक्ट में दम हो ना, तो आपको मतलब सोचना नहीं चाहिए कि अदर फैक्टर्स जो है वो मुझे कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे। उन्होंने एलसिस ब्रांड्स को उतारा मार्केट में और आज एलसिस एक जाना माना ब्रांड है। एलसिस को स्टार्ट करने के पीछे एक कंसेप्ट है, एक टर्म है एथलीजर। इसका मतलब होता है कि अभी जो है ना कि ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या है कि लोग जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केट में चाह रहे हैं कि जिसको वो एक्सरसाइज में भी यूज़ कर सके, योगा में भी यूज़ कर सके और अपना रेगुलर एवरीडे लाइफ में भी यूज़ कर सके। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एलसिस ब्रांड को बनाया गया और मार्केट में इसको लॉन्च किया गया। एलसिस 3 कैटेगरी में डील करता है, मेन, वुमेन और किड्स। जी हाँ, किड्स वियर भी इनके पास उपलब्ध है और ये बेसिकली टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, योगा हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सॉकर हो गया, ऐसे स्पोर्ट्स या ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए स्पेशली क्लॉथ्स बनाते हैं। अगर एलसिस के प्रेजेंस के बारे में बात करें तो इंडिया में इनका खुद का 12 एक्सक्लूसिव आउटलेट्स है, जैसे कि दिल्ली, कोची, जयपुर, मुंबई ऐसे सिटीज़ में। साथ ही 700 से प्लस इनका मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में प्रेजेंस है। 200 से प्लस लार्ज रिटेल फॉर्मेट में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप और साथ ही ये ऑनलाइन भी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। तो आप जहाँ से भी चाहें, जैसे भी चाहें इनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। आपको बता दूं, मेन कैटेगरी से इनका रिवेन्यू 60% आता है और वीमेन कैटेगरी से 40% रिवेन्यू आता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियोस में ऐसे ही मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव और मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर कर सकते हैं।